मेरी सौतेली माँ जब भी खाना बनाती, खाने में से बहुत बदबू आती थी और हम सब बीमार हो जाते थे। एक दिन उनको छुपकर देखा तो ये देखकर जान निकल गई कि वो तो खाने में एक ऐसी चीज़ मिला रही थी जो औरत। मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी और उनको पता भी नहीं था। मुझे अपनी माँ की हरकतें बहुत मशकूक लग रही थीं। उनके चेहरे के तासरत ही बदल चुके थे। वो हमसे बात करते हुए नज़रें नहीं मिलाती थीं, हमेशा अपना सर झुकाए रखती, जैसे उनके दिल में कोई चोर हो। मैं उनकी ताक में रहने लगी कि वो क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, और कुछ दिन बाद ही मुझे उनके बारे में एक ऐसी बात पता चली कि मेरे होशो हवास मौक से हो गए। क्या कोई ऐसा भी कर सकता था? मेरा नाम आना है। मैं 4 साल की थी और तब अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। जब वक्त ने मेरे साथ एक बहुत दर्दनाक खेल खेला था। वो आंधी रात का वक्त था जब हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे बाबा बाहर आए तो वहां कोई नहीं था। वो वापस जाने लगे, पर उनकी नज़र हमारे घर की दहलीज पर पड़ी तो उनके कदमों तले से जमीन निकल कर रह गई। वो रोते हुए चिल्लाने लगी, अपना सर पीटने लगे। उनकी आहें सुनकर मेरी माँ वहां आई, जो मेरी सौतेली माँ थी, क्योंकि मेरी हकीकी माँ मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से कूच कर गई थी। पर वो मंजर देखकर मेरी सौतेली माँ का भी दिल पसीज गया। वो लोग मुझे उठाकर अंदर ले गए। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरे घर वाले तो यही समझते थे कि मैं अपने कमरे में सो रही होंगी, जबकि मैं घर ही नहीं थी। मेरी सौतेली माँ मुझे अपने साथ अपने कमरे में नहीं सुलाती थी। कहती थी कि वो तंग होती है। जाने कब कोई मुझे उठाकर ले गया और अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद वापस छोड़ गया। मेरे बाबा की हालत बहुत बुरी थी। वो कई हफ्तों तक नॉर्मल नहीं थे। मुझ मासूम को क्या पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है जब मेरी हालत बेहतर हुई। तो मेरे बाबा ने 4 हफ्ते बाद ही मुझे मेरी खाला के घर दूसरे शहर भेज दिया, क्योंकि ये गांव था और यहाँ ऐसी बातें छुपी नहीं रहती थीं। मेरी खाला की मेरी ही उम्र की 2 बेटियां थीं। माँ से तो मैं पहले ही महरूम थी। बाप भी साथ नहीं रहा, पर खाला ने मुझे बहुत मोहब्बत दी, मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं मजबूत किरदार और एक समझदार इंसान बनी। इस बीच मेरे माँ बाप के यहाँ मेरा एक भाई पैदा हुआ, जो अब 7 साल का था और मैं 19 साल की। मेरे खालू की वफ़ात तो पहले ही हो चुकी थी। जब खाला भी हयात नहीं रही तो मेरा उस घर में रहना मुनासिब नहीं था। सो मैं वापस अपने घर आ गई, जबकि मैं वहाँ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। बाबा मुझे स्टेशन पर लेने आए। उन 15 सालों में उन्होंने मेरे साथ ऐसा ही सलूक किया था जैसे वो भी मेरे सौतेले बाप थे। पर आज वो मुझसे मिलके आबदीदा हो गए। मैंने भी उनको माफ़ कर दिया। उनके साथ मेरा भाई नौमी भी आया था। वो बहुत प्यारा बच्चा था। मेरे लिए फूल लाया था। उसने मुझे आप ही कहा तो मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत जाग गई। हम घर आए तो मेरी सौतेली माँ अरूज हमारे इस्तकबाल में खड़ी थी। वो भी मुझसे गर्मजोशी से मिली, पर जाने क्यों ये भी जाहिर हो रहा था कि वो मेरे आने से कुछ परेशान थी। वो ना खुश या गुस्से में नहीं थी कि मैं कहाँ से आ गई, बल्कि वो परेशान थी और मुझे ये महसूस हो गया। खैर, हमने साथ खाना खाया और मैं नौमी के साथ उसके कमरे में सो गई। 2 दिन बाद ही मैं अपने लिए जाब तलाश करने निकल पड़ी। मैं एक भी दिन जाया नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे उस गांव में दोबारा रहने का कोई शौक नहीं था। हाँ, ये अलग बात थी कि अब ये गांव भी तकरीबन शहर ही बन गया था। मैं एक स्कूल में गई और वहां नौकरी करने की बात की। मुझसे टेस्ट लिया गया और मेरी काबिलियत पूछी गई। मुझे कहा कि मैं वहां के प्रिंसिपल से मिल लूं और तनख्वाह की बात कर लूं। मैं उनके सामने बैठी थी। वो वैसे तो वहां के प्रिंसिपल थे, पर उनकी उम्र 30 साल हो गई। उन्होंने मेरी फाइल देखी और जाने क्यों वो घबरा से गए। उनके माथे पर पसीना आ गया था। आप करीम साहब की बेटी आना है? उन्होंने ऐसे सवाल किया जैसे यकीन ना हो। मैंने बताया कि जी ऐसा ही है। वो कुछ देर को और कुछ नहीं बोले और कहा कि मैं जब से चाहूं ज्वाइन कर सकती हूं। मैं उनको शुक्रिया बोलकर वहां से आ गई और सोचने लगी कि करीम की बेटी होना कौन सी बड़ी बात थी जो उन्होंने मुझसे और कुछ पूछा ही नहीं। मैं घर आई तो माँ घर नहीं थी। मेरे बाबा बाहर ही बैठे थे, इसलिए मुझे उनको बुलाना पड़ा। मैंने नौकरी का बताया। उन्होंने खुशी का इजहार किया। बेटी, मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे शिकायतें होंगी। मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा, पर हमारे घर पर किसी ने बहुत बुरा जादू करवा दिया था। तुम्हारी माँ की मौत से लेकर उनके सारे हादसात की वजह वही बंदिश थी। ये तो भला हो तुम्हारी सौतेली माँ का, जिसने दिन रात इबादत करके इस घर से उस जादू का असर खत्म करवाया है। वो अब भी इबादत कर रही है।
मेरे बाबा उससे बहुत खुश थे। कह रहे थे कि अरूज ने इस घर के तहखाने में कोई इबादत गाह जैसी जगह बनाई है, जहां वो 19 साल से रोज 7 घंटे इबादत करती है, और ऐसा उसने मजीद 5 साल करना है। उस जगह पर किसी और को जाने की इजाज़त नहीं है। बाबा खुद भी वहां कभी नहीं गए। मैं हैरान थी कि वो हुलिये और अंदाज से तो वो इतनी इबादत गुजार नहीं लगती थी। हर वक्त तो उसके चेहरे पर मेकअप लगा होता था, और कपड़े तो अब भी ऐसे ही पहनती थी जैसे आज से 19 साल पहले पहना करती थी, जवान लड़कियों जैसी। वक्त और उम्र ने भी उस पर ज्यादा असर नहीं छोड़े थे। उस रात ही मेरा छोटा भाई बीमार हो गया। वो सारी रात उल्टियां करता रहा। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। हम उसे अस्पताल ले गए और डॉक्टर को मैंने बाबा से ये कहते सुना कि इसको भी वही बीमारी है। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, और बाबा ऐसे परेशान थे जैसे उन्होंने ये कह दिया हो कि आपका बेटा चंद दिन का मेहमान है। नोमी बिस्तर का होकर रह गया। उसके जिस्म में उठने तक की ताकत नहीं बची थी, जैसे वो सदियों से बीमार था। अब वो ज्यादातर नौमी के साथ मशरूम होती थी, तो घर के काम मैं कर देती थी, पर खाना वो खुद ही बनाती थी। एक दिन किचन की अलमारी साफ करते हुए मुझे एक निहायत ही बुरी बू का एहसास हुआ। मैंने देखा अलमारी में कोई जड़ी बूटी सी बिखरी हुई थी, और उसकी बू इतनी गंदी थी कि उसको साफ करने के बाद वो बू मेरे हाथों से भी नहीं जा रही थी। मैंने उसको बताया तो वो कहने लगी, इस घर में ऐसी कोई चीज नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा। उसका अंदाज अजीब था। उसने बात ही खत्म कर डाली। रात को खाना खाने के बाद उसने मुझे बर्तन धोने का कहा। जाने क्यों आज बर्तनों के सैंक में लबालब पानी भरा हुआ था। रोज तो ऐसा नहीं होता था। मैं बीच में बर्तन उठाने के लिए हाथ डालती तो मेरा पूरा हाथ उसमें डूब जाता। ऐसा ही करते हुए मैं अचानक बुरी तरह चिल्ला उठी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पर किसी जानवर ने अपने नुकीले दांत गाड़ दिए हों। मैंने अपनी बाजू बाहर निकाली तो वो खून से लथपथ थी। मेरे बाबा और अरूज वहां आ गए। बाबा भी बिखर पड़े, मुझे संभालने लगे। देखा तो सीख में एक कांच का टूटा हुआ गिलास पड़ा था, जिसके सिरे बहुत नुकीले थे। वही मुझे लगा था। वो जो डॉक्टर के पास ले गए और मुझे 6 टांके लगे। मैं एक दिन घर रही, पर फिर तंग आकर स्कूल चली आई, क्योंकि घर में अब मुझे कोई काम भी नहीं था और मैं बोर हो रही थी। स्कूल में हमारे प्रिंसिपल साहब ने मेरा हाथ देखा तो कहने लगे कि आपको आने की क्या जरूरत थी, आप आराम करती। जाने क्यों वो मेरे लिए बहुत फिक्रमंद रहते थे। अब तो स्टाफ बाकी लड़कियां मुझे बातों बातों में तंग करती कि सर को तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों रहती है। नोमी की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी, और मेरी माँ अब सारे काम खुद करती। ना मुझे किचन का कोई काम करने देती, ना नोमी के पास बैठने देती। कहती तुम आराम करो, और मुझे अब उसकी इस हरकत पर गुस्सा आने लगा था। आखिर मेरा भी घर था, मैं जो चाहती कर सकती थी, पर वो चाहती थी कि मैं बस अपने घर की होकर रह जाऊं। एक दिन मैंने उनको खाना बनाते हुए देखा और मैं हैरान रह गई कि वो खाने में वही बदबूदार जड़ी बूटी डाल रही थी। ये नोमी का खाना था, सूप था। शायद ये उसके लिए अच्छी थी, पर हैरान मैं तब हुई जब मुझे देखते ही उन्होंने उस जड़ी बूटी का डब्बा ऐसे छुपाया जैसे वो जहर हो। और जब मैंने कहा कि उस दिन मैं इसी जड़ी बूटी की बात तो कर रही थी, ये तो इतनी बदबूदार है, खाने में से भी इसकी बू आती रहती है, तो उनके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। कहने लगी, ये तो गरम मसाला है, भला खाने में कोई बदबू वाली चीज़ थोड़ी डालता है। वो खाना बनाकर नजरें चुराती हुई वहां से चली गई, और मैंने देखा उन्होंने जहां वो डब्बा रखा था उस अलमारी को ताला लगाया था। अब मेरा माथा खटक गया था, कोई गड़बड़ थी। मेरी माँ हमसे कुछ छुपा रही थी। मुझे तो शक था कि उस दिन पानी में टूटा हुआ गिलास भी उसी ने रखा था, ताकि मैं जख्मी हो जाऊं और मेरा किचन में आना बंद हो जाए। एक दिन वो सुबह घर से बाहर निकली तो मैं भी उनके पीछे हो ली, पर उनको इस बात की खबर नहीं थी। मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी और उनको पता भी नहीं था। उस दिन मैंने उनको एक दुकान से कुछ ऐसा खरीदते हुए देखा जिस चीज़ की किसी घर में ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो पंसारे की दुकान थी। पर मेरी माँ ने वो चीज़ इतनी भारी मकदार में खरीदी थी जैसे उनको रोज़ ही उस चीज़ की ज़रूरत होती थी, और ये वही जड़ी बूटी थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे अपनी माँ की हरकतें बहुत मशकूक लग रही थीं। उनके चेहरे के तासरात ही बदल चुके थे। वो हमसे बात करते हुए नज़रें नहीं मिलाती थीं, हमेशा अपना सर झुकाए रखती, जैसे उनके दिल में कोई चोर हो। मैं उनकी खोज में रहने लगी कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है। जैसे आज मैं आई थी और एक रात से तो पर्दा उठ गया था।
मैं उनके जाने के बाद उसी दुकान पर गई और दुकानदार से उस जड़ी बूटी के बारे में पूछा कि ये किस लिए होती है। और उस दिन मुझे उनके बारे में एक ऐसी बात पता चली कि मेरे होशो हवास माफ से हो गए। क्या कोई ऐसा भी कर सकता था? मैं तेज तेज कदम बढ़ाते हुए घर आ रही थी और मेरे कानों में दुकानदार के कहे अल्फाज गूंज रहे थे। बेटी, ये एक तरह का जहर है जो बूढ़े जानवरों को दिया जाता है, जैसे हराम जानवर, घोड़े, खच्चर होते हैं। जब वो किसी काम के नहीं रहे या उनको मार डालना जरूरी हो जाए तो कुछ दिन तक ये उनको खिलाया जाता है, फिर वो खुद ही मर जाते हैं। क्या ये इंसानों पर भी ऐसे ही असर करता है? जहर तो जहर है बेटी, इसका काम तो जान लेना होता है। ये औरत अक्सर ये जड़ी बूटी यहां से ले जाती है, कहती है कि उसका घोड़ों का फार्म है। मेरी सौतेली माँ अपनी औलाद के साथ वो कर रही थी जो दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती थी। वो अपनी ही औलाद को जहर दे रही थी। मैं सीधी नोमी के कमरे में गई तो देखा कि शायद उसने अभी अभी वही सूप पिया था और वो बहुत बीमार था। अरूज उस वक्त अपनी इबादत गाह में थी। मैं आज बहुत गुस्से में थी। मैंने और कुछ नहीं सोचा और सीधे तहखाने की तरफ गई तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरे तो हवास ही मेरा साथ छोड़ गए थे। वो कोई इबादत गाह नहीं थी, वो एक चिल्ला गाह थी। वहां अजीब तरह के बूत, मिट्टी के बर्तन, मोमबत्तियां और जाने क्या क्या अजीबोगरीब चीजें रखी थीं। अरूज अपने बाल बिखराए काले कपड़े पहने शायद किसी अमल में मशरूफ थी। मुझे देखकर उसकी हवाइयां उड़ गई थीं और जब मेरी नज़र दीवार पर पड़ी तो मेरी सांस जैसे रुकने लगी। दीवार पर 3 बच्चों की तस्वीरें लगी थीं। तीनों लड़के थे और उनकी उम्र 6 से 7 के आसपास थी। एक तस्वीर नोमी की थी और 2 तस्वीरों पर लाल क्रॉस लगा हुआ था। अब मुझे डॉक्टर की बात समझ आई कि उसको भी वही बीमारी है। उसको भी मतलब मेरे 2 भाई और थे जिनको मेरी माँ ने ऐसे ही खुद बीमार किया और उनकी जान ले ली। और अब नोमी की बारी थी। ये जरूर किसी चीले का चक्कर था। वो औरत अपनी ही औलाद को अपने किसी घटिया मकासद के लिए कुर्बान कर रही थी। मेरा वजूद कांपने लगा था। सांसें ऐसे तेज हो गई थी जैसे मैं सारी दुनिया के चक्कर भागते हुए लगाकर आई हूं। मुझे उस औरत से डर लग रहा था जो औरत अपने ही बच्चों के साथ ये सलूक करती हो। उससे और क्या भलाई था। इससे पहले कि मैं वहां से भागती, उसने मेरे सर पर किसी भारी चीज से वार किया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरे बाबा मेरे सराहने बैठे थे और वो उनको ये कहानी सुना चुकी थी कि मैं फिसल कर गिर गई। बाबा मेरे लिए डॉक्टर को बुलवाने गए, जिसने कहा था कि जब मुझे होश आए तो उनको बुला लिया जाए। और इस बीच अरूज मेरे रूबरू बैठी। शहाब एक बहुत अच्छा इंसान है, अमीर और हसीन है। तुम्हारे लिए उसने अपना रिश्ता भेजा है, उससे शादी करो और चुपचाप यहां से चली जाओ, वरना मैं शहाब को ये बता दूंगी कि बचपन में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और फिर वो तो क्या सारा गांव तुम्हें जलील करके रख देगा। मुझे मेरा काम करने दो और तुम अपना काम करो, वरना मेरा अगला शिकार तुम्हारा बाप होगा। वो मुझे धमकाने वाले अंदाज में बोली थी। मैं बुरी तरह डर गई थी, पर मेरे दिमाग ने काम किया और मैंने एक प्लान बना लिया। मैंने उसको कहा कि मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगी, बस वो किसी को मेरी हकीकत नहीं बताए। मैंने उससे डरने और उसके सामने रोने का ड्रामा किया और वो मेरे झांसे में आ गई। पर मेरे लिए अब भी सब आसान नहीं था। मैं बाबा को उसकी हकीकत का यकीन कैसे दिलाती, नोमी को वहां से कैसे ले जाती और खुद भी वहां से कैसे निकलती। अब मेरे पास एक ही रास्ता था। मैंने उसके सामने अपने बाबा से कहा कि मैं वापस शहर जाना चाहती हूं और वो मुझे नहीं रोके, कि यहां मेरा दिल नहीं लगता। मैंने कहा कि मैं स्कूल से अपनी फीस लेने जा रही हूं और शाम को ही रवाना हो जाऊंगी। बाबा परेशान हुए कि मैं उनको ऐसे हालात में छोड़कर जा रही हूं। मैं फौरन बोली, आपने भी तो मेरे मुश्किल वक्त में मुझे छोड़ दिया था। बाबा को मेरी बात से बहुत तकलीफ हुई, पर अभी मैं उनको सब कुछ नहीं बता सकती थी। मैं स्कूल गई और शहाब को सब बताकर उससे मदद मांगी, ये भी कि मैं उसके काबिल नहीं हूं, वो सिर्फ मेरी मदद करे, अगर चाहे तो मुझसे शादी का ख्याल छोड़ दे। वो फौरन मेरी मदद करने को मान गया, जैसे उस पर मेरा कोई हक है जो उसने अदा करना है। उस रात मैं सबके सोने के बाद नोमी के कमरे में गई और बामुश्किल उसे उठाकर घर से बाहर ले आई। पर सामने ही अरूज को खड़ा देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो बहुत गुस्से में थी, मेरे इरादों से वाकिफ हो गई थी। वो मेरी तरफ मुझसे नोमी को छीनने के लिए बढ़ी कि किसी ने उसको पकड़कर एक तरफ धक्का दिया। वो मेरे बाबा थे उस दिन जब वो मुझे धक्का दे रही थी। मेरे बाबा ने सब सुन लिया था।
वो सब जानते थे। शहाब वहां पुलिस ले आया। अरूज को गिरफ्तार कर लिया गया। नोमी को अस्पताल ले जाया गया। वो कुछ दिन तक ठीक हो गया। इस सब में शहाब ने हमारी बहुत मदद की और मुझे बताया कि मेरे साथ बचपन में वो जुल्म करने वाला शहाब ही था, इसलिए वो मुझसे निकाह करके अपनी गलती का अजाला करना चाहता था। मैं हैरान रह गई। मैं तो उसे अपना मोहसिन समझ रही थी, पर मुझ पर पहला जुल्म करने वाला तो वही था। उसने मुझसे रो रो कर माफिया मांगी। मैंने उसको माफ कर दिया, पर उससे निकाह नहीं किया। अब मैं, बाबा और नोमी एक साथ रहते हैं और अपनी जिंदगी में खुश हैं।